हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं उन सभी को देखने वाले हैं। एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चन इससे आना ही है, मैंडेटरी ही है, आता ही है ना। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं अपनी चीज़ें। सबसे पहले आर्टिकल 1 से लेकर 5, इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इस बारे में मेंशन किया गया है। 1 से 5 नहीं, 1 से 4 ही है ये। 1 से लेकर 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब कौन सा क्षेत्र है जिसको भारत कहा जाएगा। तो ये जो भारत है, कितने एरिया को भारत कहा जाएगा? जो भारत के अंदर सारे स्टेट्स हैं, है ना, बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो इन ये स्टेट्स की किन स्टेट्स कहा जाएगा, किन्हें यूनियन टेरिटरीज़ कहा जाएगा। अगर स्टेट्स की बाउंड्री चेंज करनी है ना, अल्टर करना है, किसी स्टेट को नाम चेंज करना है, या जैसे हमने कुछ अपनी टेरिटरी बांग्लादेश को दी थी, यहाँ बांग्लादेश है ना, उसको दी थी, तो अगर ऐसा करना है तो कैसे होगा। अगर हमें किसी से एक्वायर करना है तो क्या प्रोसेस होगा। ये सारी चीज़ें 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स में मेंशन की गई हैं। फिर आर्टिकल 5 से 11, ये हमारी नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। भारत में अनलाइक यूएसए सिंगल सिटीजनशिप है, हम सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं। मान लीजिए कोई दिल्ली से है, कोई यूपी से है, कोई कर्नाटक से है, कोई केरला से है, कोई उड़ीसा से है, तो हम यहाँ के नागरिक नहीं, राज्यों के नहीं हैं, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। इसके अपोजिट हम देखें, यूएसए में होता है, वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है कि कोई व्यक्ति यूएस का नागरिक तो है ही, उसके साथ में वो जिस स्टेट में रहता है वहाँ का भी नागरिक कहलाता है। ठीक है, तो सिटीजनशिप की पूरी प्रोसेस कि किसे सिटीज़न माना जाएगा, अगर सिटीजनशिप चाहिए किसी को, वो कैसे ली जा सकती है। अगर किसी इंसान की सिटीजनशिप, नागरिकता छीननी है तो कैसे छीन सकते हैं। कोई खुद से छोड़ना चाहता है, किसी और देश के लेना चाहता है, तो क्या प्रोसेस है, ये सब बताया गया है 5 से लेकर 11 में। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आर्टिकल 12 से लेकर 35, पार्ट 3। इसमें फंडामेंटल राइट्स हमारे मेंशन किए गए हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन 7वां हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले फंडामेंटल राइट था, फिर उसको हटा दिया गया। तो उसके बाद से हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। ये 6 कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 25 से लेकर 28 में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 और 30 में, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। अब इसमें ना ये जो राइट टू इक्वालिटी है, ये सारे अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे आर्टिकल 14 जो है, ये क्या कहता है कि कानून के सामने सभी समान हैं। आर्टिकल 15 बात करता है कि राज्य किसी भी इंसान के साथ कुछ आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता, जैसे रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, इन आधारों पर राज्य किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। फिर आता है आर्टिकल 16 जो हम सभी को ये कहता है कि सभी लोगों को अवसर की समानता दी जाएगी। जैसे हम सब एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना, गवर्नमेंट कोई भी एग्ज़ाम निकालती है, कोई भी एग्ज़ाम लेती है किसी भी पोस्ट के लिए, तो सभी दे सकते हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता। बस हाँ, वो कंडीशंस होती हैं कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कुछ आप जैसे किसी में ग्रेजुएशन मांगी हुई है तो वो होनी चाहिए, वो कंडीशंस अलग हैं। पर उसके अलावा हम देखें किसी को रोक नहीं सकते, अवसर सबके पास समान रूप से है। फिर जो 17 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, छुआछूत का अंत करने का काम करता है ये वाला आर्टिकल। और 18 में जो पहले उपाधियाँ दी जाती थी ना, राय बहादुर की उपाधि या फिर ऐसी कोई भी उपाधि, उसको ख़त्म किया गया जो पहले के टाइम में हुआ करती थी। ठीक है, तो ये 14 से 18 हमें इक्वालिटी का अधिकार देते हैं। अब 19 जो आर्टिकल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 19 के अंदर ही हमें 6 राइट्स दिए गए हैं। ये कौन से हैं? ये 19 में क्लॉज A B C D E और G, F जो था, F भी था, F को ख़त्म कर दिया गया, जो राइट टू प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड 19F और आर्टिकल 31, ये थे, इन दोनों को ही हटा के 300A में पहुँचा दिया गया 44th अमेंडमेंट के ज़रिए। ठीक है, अभी बचते कौन से? A B C D E और G। इसमें कौन से दिए हुए हैं? तो सबसे पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, सभी को अधिकार है, सभी स्वतंत्र हैं स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए। फिर बिना हथियारों के असेंबल कर सकते हैं पीसेबली। ठीक है, मतलब संगठन बनाने का अधिकार, कोई सभा करने का अधिकार ये भी है, लेकिन बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से। फिर कोई एसोसिएशन बनाना है, यूनियन बनाना है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनानी है तो उसको भी फॉर्म किया जा सकता है। मूवमेंट विद इन इंडियन टेरिटरी, ये भी हो सकता है, ये भी, इसके लिए भी आज़ाद हैं सभी। फिर कोई भी रेजिडेंस और सेटलमेंट के लिए, ये भी हमारे पास आज़ादी है। और कोई भी प्रोफेशन अपनाना, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड या फिर कोई भी बिजनेस जिससे पब्लिक सोशल अफेक्ट किसी तरह का ना हो, वो अपना सकते हैं, कर सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 21A, इसको भी बाद में शामिल किया गया, मैंने ये पहले भी बताई हैं चीज़ें।
जब भी किसी भी आर्टिकल के साथ में पीछे ABCD कुछ जुड़ा हुआ है और वो कैपिटल में है, इसका मतलब अमेंडमेंट के ज़रिए उसको शामिल किया गया है। अगर कैपिटल में नहीं है, स्मॉल लेटर में है, तो अमेंडमेंट से नहीं, शुरुआत से ही वो था। ठीक है, तो ये कौन सा है? कैपिटल है, मतलब बाद में इसको ऐड किया गया। ये है राइट टू एजुकेशन। 86th अमेंडमेंट एक्ट होता है 2002 में, जिसके ज़रिए 21A को शामिल किया गया। ये जो है पहले DPSP का पार्ट था आर्टिकल 45 के अंदर, और इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं, और इसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार बनाया गया है। पहले ये चीज़ DPSP का पार्ट थी। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल 36 से 51 DPSP के बारे में ये दिए गए हैं, मतलब DPSP सारे इसमें दिए गए हैं। इन आर्टिकल्स में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे 39A, ये इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है। फिर 39D, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, महिलाओं और पुरुषों के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसकी बात करता है। अच्छा, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये चीज़ आपको पता होगी कि DPSP और फंडामेंटल राइट दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये हैं क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। फिर है आर्टिकल 40, जिसमें ग्राम पंचायत के बारे में मेंशन किया गया है, और इसी आर्टिकल को आधार बनाकर हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया था। फिर है आर्टिकल 43A, टू मेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है। 46 रिजर्वेशन देता है इन एजुकेशन एंड जॉब। फिर है 48A, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करने के लिए है। 49 में मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, जिनको नेशनल इम्पॉर्टेंस के तौर पर डिक्लेयर किया गया है, इनके प्रोटेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 50, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 में मेंशन किया गया है। और फिर है आर्टिकल 51, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 51A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी दी गई हैं। अब देखिए, ए कौन सा है? कैपिटल है, मतलब बाद में इसको ऐड किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट हमने लिया है रशिया से। ठीक है, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर, और इसके बाद हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में शामिल करते हैं। पार्ट 4A ऐड किया जाता है और आर्टिकल 51A ऐड किया जाता है। ओरिजिनली हमारे पास 10 ड्यूटीज़ थी, फिर बाद में 86th अमेंडमेंट होता है 2002 में, जिसमें 11वीं ड्यूटी को भी शामिल कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है संविधान में, वो शुरू हो जाता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सभी को मिलाकर यूनियन एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट किसे कहते हैं? तो पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते, मेंबर नहीं होते, लेकिन ये पार्ट हैं। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट भी आते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये सारे लोग आते हैं। फिर स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन है? गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, जिन स्टेट में 2 हाउस है वो दोनों हाउस आते हैं, और जिन स्टेट्स में सिर्फ 1 हाउस है उस 1 हाउस को ऐड किया जाता है। ठीक है, ये पार्ट है लेजिस्लेचर का। अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें गवर्नर, CM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट एडवोकेट जनरल, ये सभी आते हैं। अब ये तो हो गई बेसिक चीज़। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल्स की। तो यहाँ पर कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे प्रेसिडेंट की जो स्थिति केंद्र सरकार में है या फिर सेंट्रल लेवल पर है, वही स्थिति गवर्नर की स्टेट लेवल पर है। ठीक है, तो आर्टिकल 52 से 62 जो है ये प्रेसिडेंट से डील करते हैं, और आर्टिकल 153 से 167 गवर्नर से डील करते हैं। पार्ट की बात करें तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है 5 और स्टेट एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है 6। तो इन दोनों को थोड़ा साथ में देख लेते हैं, याद करने में थोड़ी आसानी होगी। 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट को देता है। 54 में मैनर ऑफ इलेक्शन बताया गया है कि इलेक्शन किस तरह से होगा। 56 में टर्म दिया गया, 5 साल के लिए राष्ट्रपति को चुना जाएगा। 57 में एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, इसके बारे में बात की गई। 58 क्वालिफिकेशन बताता है कि 35 साल का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए वो, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। 59 में कंडीशन ऑफ ऑफिस दी गई है। 60 में ओथ और अफर्मेशन के बारे में बात की गई है। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? CJI या फिर
सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट की प्रोसेस के बारे में है और 62 वैकेंसी की बात करता है। ठीक है, मतलब जब पद खाली हो जाएगा तो इलेक्शन किस तरह से क्या होगा। फिर गवर्नर पर आ जाए हम तो 153 गवर्नर के बारे में बात करता है, 154 एग्जीक्यूटिव पावर बताता है गवर्नर की, 155 अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। 156 टर्म के बारे में बात करता है। वैसे तो आमतौर पर गवर्नर 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन टर्म कोई स्पेसिफिक नहीं बोली हुई है संविधान में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। संविधान में बोला गया है कि गवर्नर अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक कोई गवर्नर रहेगा गवर्नर बन के। 157 क्वालिफिकेशन के बारे में है, 158 कंडीशन के बारे में है, 159 ओथ और अफर्मेशन के बारे में है, 160 डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर्स फंक्शन, 161 पार्डनिंग पावर दी गई है गवर्नर की, क्षमादान की शक्ति। गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है? एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ओथ दिलाते हैं राज्यपाल को। अब आ जाते हैं सेंटर और स्टेट पर। तो केंद्र में सबसे पहले आर्टिकल 71 आता है, जो कि बात करता है डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। डिस्प्यूट अगर होगा तो किस तरह से सुलझाया जाएगा। 72 में पार्डनिंग पावर दी गई है प्रेसिडेंट की। 161 में हमने पीछे देखा था गवर्नर की पार्डनिंग पावर है, 72 में प्रेसिडेंट की है। फिर है 74 प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करने के लिए, प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो सीधे सीधे अगर बोला जाए प्राइम मिनिस्टर के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, ये करता है आर्टिकल 74। फिर है आर्टिकल 75, ये पीएम और अदर मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट की बात करता है। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। 78 प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बताता है, कर्तव्य बताता है। प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, कानून बनाए जा रहे हैं, जो फैसले लिए जा रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करें। आर्टिकल 79 कहता है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा के बारे में है और आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ लोकसभा के बारे में है। अब आ जाते हैं स्टेट पर। तो आर्टिकल 161 हमने देख लिया। आर्टिकल 163 चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है। गवर्नर को सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसके मुखिया होंगे चीफ मिनिस्टर। ठीक है, 164 सीएम और अदर मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट की बात करता है। 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की अपॉइंटमेंट की बात करता है। 167 यहाँ पर सीएम की ड्यूटी है कि गवर्नर को वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। 169 क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में है। सभी स्टेट्स में दोनों सदन नहीं है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ठीक है, तो किस तरह से क्रिएशन हो सकता है और किस तरह अबॉलिशन हो सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, क्योंकि ये सभी स्टेट में नहीं है। अगर स्टेट्स चाहें तो उसको बनाने के लिए अपने यहाँ पर एक प्रस्ताव पास कर सकते हैं, फिर सेंटर के पास भेज सकते हैं। अब सेंटर का मन है, अगर सेंटर को लगता है ज़रूरी तो बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, यानी कि हमारी पार्लियामेंट के पास ही है। लेकिन बनाना है या नहीं बनाना, स्टेट्स भी इसमें इनिशिएट कर सकता है। जैसे किसी स्टेट में है लेजिस्लेटिव काउंसिल और उनको नहीं चाहिए, तो वो हटाने के लिए भी अपने यहाँ प्रस्ताव पास कर सकते हैं, फिर सेंटर के पास भेज सकते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, अब है आर्टिकल 170, इसमें कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई है, जहाँ बोला है कि 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और 171 कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करता है कि असेंबली में जितने मेंबर्स हैं उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए काउंसिल में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 80 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जो कि बात करता है कि प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। और ये 12 मेंबर्स कैसे होते हैं? ये 12 मेंबर्स लेजिस्लेटिव, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस, इन 4 फील्ड से इन 12 मेंबर्स को राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है। और ये कौन सा आर्टिकल है? 80। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि आर्टिकल 124 से 147 के बीच में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 124 में है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट होगा देश का, जिसके पास जुडिशरी की फील्ड में हायर अथॉरिटी होगी। फिर है 125 आर्टिकल 125, ये जजेस की सैलरीज वगैरह की बात करता है। आर्टिकल 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करता है। मतलब मान लो फिलहाल सीजेआई नहीं है हमारे, है ना, वो बीमार पड़ गए हैं, कुछ मृत्यु हो गई है किसी सीजेआई की, या कुछ ऐसी कंडीशन आ गई है
तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है एक एक्टिंग सीजेआई को। ठीक है, फिर 127 एडहॉक जज की बात करता है। सीजेआई एडहॉक जज को अपॉइंट कर सकता है। एडहॉक जज होता है कुछ समय के लिए, मान लीजिए ज़्यादा बहुत सारे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, बहुत सारा बर्डन है, तो उसको कम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जजेस की ज़रूरत है, तो एडहॉक जजेस को कुछ समय के लिए जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है, सीजेआई कर सकता है उसको। फिर आर्टिकल 128 रिटायर्ड जजेस के बारे में प्रावधान है इसमें कि जो जजेस रिटायर हो गए हैं उनको भी वापस सीजेआई अपॉइंट कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए अगर ज़रूरत है उनकी तो उनको वापस बुलाया जा सकता है। ठीक है, फिर है आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी उसको बोला जाता है, क्योंकि जो भी फैसले लिए जाते हैं उन सबका रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि आने वाले समय में उनका इस्तेमाल किया जा सके रेफरेंस के तौर पर। तो ये है 129 में। फिर 130 में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। मतलब अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली के अलावा भी कहीं पर अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई ब्रांच बनानी है, कोई सीट बैठानी है, पीठ सुप्रीम कोर्ट की कोई सीट गठन करना है, तो वो किया जा सकता है सीजेआई के द्वारा प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लेकर। ये कहा गया है आर्टिकल 130 में। फिर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटिशन, इसके अंदर इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 137 में रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को रिवाइज भी कर सकता है ना, ये पावर भी उसके पास में है। आर्टिकल 32 और 139 दोनों ही रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में है। आर्टिकल 32 हमारा फंडामेंटल राइट है ना, तो फंडामेंटल राइट के लिए रिट जारी करवाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये 32 रिट के बारे में है और 139 भी है। ठीक है, फिर है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल भी कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, और ये पावर जो है ना सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। कंप्लीट जस्टिस इस तरह से प्राकृतिक न्याय, पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए कुछ फैसले बियॉन्ड रूल्स जाकर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो अभी जो अयोध्या में जो राम मंदिर वाला विवाद था, अयोध्या विवाद जो था, अभी तो वो जगह मंदिर के लिए मिल गई है और मंदिर वहाँ पर बन भी गया है, लेकिन आप लोगों को याद है सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी अयोध्या में दूसरी जगह पर 5 एकड़ ज़मीन अलग से दी थी। जो ज़मीन पर विवाद था वो तो मंदिर के लिए मिल गई ज़मीन, है ना, मस्जिद के लिए वो नहीं रही, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए अलग से अयोध्या में ही 5 एकड़ की ज़मीन दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलॉट की गई थी। तो ये कंप्लीट जस्टिस का एग्जाम्पल है, और इसी आर्टिकल का आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने वो किया था, वरना ऐसा तो कहीं नहीं था ना। वो ज़मीन का विवाद था, सिर्फ वो ज़मीन या तो एक पक्ष को मिलेगी या दूसरे को, वो फैसला हो गया और न्याय हो गया, बात ख़त्म। लेकिन ताकि कंप्लीट जस्टिस मिल सके, इसलिए अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वो किया था। ठीक है, अब है आर्टिकल 143 एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है कि एडवाइस देने का काम भी सुप्रीम कोर्ट का है ना। प्रेसिडेंट को जब भी एडवाइस चाहिए हो किसी लीगल मैटर पर तो वो ले सकते हैं। फिर है आर्टिकल 145, इसमें प्रोसीजर की बात की गई है, क्या क्या प्रोसीजर प्रक्रिया पूरी रहेगी। अब हाई कोर्ट की बात की जाए तो आर्टिकल 214 ये कहता है कि हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 215 जिस तरह सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसी तरह हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। 225 कहता है, बताता है कि क्या क्या हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पावर रहेगी। रिट पावर हाई कोर्ट की 226 में है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ही रिट इशू करने की पावर है। सुप्रीम कोर्ट के पास 32, हाई कोर्ट के पास 226, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट इसके अलावा कुछ और मैटर आता है उसके लिए भी रिट को इशू कर सकता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है रिट ज्यूरिसडिक्शन की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। तो आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता है। 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं ना, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन कौन होते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और ये चीज़ बोली गई है आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है कि किस तरह से होगा और किस तरह से होता है। तो बहुत सिंपल सा है, आपको याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों के जो इलेक्शन प्रोसीजर है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स मिलकर करते हैं। वहीं जब हम प्रेसिडेंट के बात करते हैं ना इलेक्शन की, तो लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन तीनों जगह के केवल इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं
नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट की इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड कौन से, जैसे हमने देखा था ना कि 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, तो नॉमिनेटेड नहीं बल्कि इलेक्टेड, जिनको हम इलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं है, केवल लोकसभा और राज्यसभा के लोग चुनते हैं, और फिर चाहे वो इलेक्टेड हों या फिर नॉमिनेटेड हों, सभी चुनते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 69, इसमें वाइस प्रेसिडेंट की ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है। अब आगे आते हैं, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऐसे देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट को पावर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 85। पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं, BMW, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। अभी विंटर सेशन है ना। तो ये जो 3 सेशन हैं, इन सेशन के लिए समन या फिर प्रोरोग या फिर पूरी लोकसभा का ही डिसोल्यूशन करना है, तो इसके लिए प्रेसिडेंट के पास पावर है 85 के तहत। आर्टिकल 86, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू सेंड मैसेज टू द हाउस, ये दी गई है। आर्टिकल 87 में बोला गया है कि जॉइंट सिटिंग जो पार्लियामेंट की होगी उसमें स्पेशल एड्रेस प्रेसिडेंट कर सकते हैं। फिर 103 में बोला गया है पावर टू डिसक्वालीफाई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अगर एडवाइस करता है कि पार्लियामेंट के कोई मेंबर को डिसक्वालीफाई करना है तो वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। फिर है आर्टिकल 108, इसमें जॉइंट सिटिंग की पावर के बारे में बताया गया है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा किसी भी फैसले पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं, किसी बिल को पास करने के लिए कोई फैसला नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं दोनों हाउस की। ठीक है, दोनों हाउस आकर एक साथ बैठेंगे, फिर उस पर वोटिंग होगी और जो भी होगा फैसला वो फाइनल होगा। फिर आर्टिकल 109 ये कहता है कि मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रायर परमिशन की ज़रूरत है प्रेसिडेंट की। ठीक है, प्रायर परमिशन मतलब इंट्रोड्यूस जब किया जा रहा है उससे पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी है, परमिशन लेने के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा मनी बिल। ठीक है, 109 में ये बोला गया। मनी बिल की डेफिनेशन 110 में दी गई है। ठीक है, कि मनी बिल होता क्या, धन विधेयक क्या है, और धन विधेयक के लिए लोकसभा के पास ही पावर है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक उस बिल को अपने पास रख सकती है, 14 दिन के बाद राज्यसभा पास करे या ना करे उसको पास माना जाता है। ठीक है, और क्योंकि प्रेसिडेंट प्रायर परमिशन देते हैं, पहले से ही परमिशन देते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट को भी बाद में जब पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए तो उनको परमिशन देनी ही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 111। जो बिल्स आते हैं ना, बिल्स जो पास हो जाते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से, तो उसके बाद लास्ट में प्रेसिडेंट के साइन उसमें चाहिए होते हैं, तब जाके वो कानून बनता है। तो ये जो असेंट बिल को देते हैं लास्ट, उस बारे में है। फिर आर्टिकल 112 ये बजट के बारे में बात करता है। बजट शब्द संविधान में कहीं भी नहीं है, बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। ठीक है, और बजट की प्रेजेंटेशन को देखना प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बोला गया 112 में। फिर है 1, 2, 3 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पावर है ये प्रेसिडेंट की। ऑर्डिनेंस को अध्यादेश भी बोलते हैं। तो जब भी ऐसा है कि पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट इशू कोई आ गया है जिस पर कानून बनाने की सख्त ज़रूरत है, अब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है तो कानून कौन बनाए, पार्लियामेंट का काम ही है कानून बनाना, तो कौन बनाएगा, तो ऐसे में प्रेसिडेंट को दी गई है कि अगर ऐसा कोई पब्लिक इशू आ जाता है, पब्लिक मैटर कोई आ जाता है जिस पर बहुत जल्दी में कानून बनाने की ज़रूरत है, तो प्रेसिडेंट उस समय अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। लेकिन ये ऑर्डिनेंस की जो लाइफ टाइम इसका होगा ये सिर्फ 6 महीने तक होगा, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का गैप पार्लियामेंट के सेशन में नहीं होता है ना। संविधान में ये जैसे 3 सेशन मैंने अभी बताए थे, BMW 3 सेशन होते हैं, लेकिन संविधान में ये नहीं बोला गया है कि 3 सेशन होने। संविधान में सिर्फ इतना बोला गया है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब साल में 2 सेशन तो होने ही होने चाहिए। तो जब 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं है तो ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए होगा। 6 महीने बाद जब पार्लियामेंट वापस सेशन में आएगी तो इस ऑर्डिनेंस पर वो विचार करेगी। अगर पार्लियामेंट को लगेगा कि ये ऑर्डिनेंस सही है, ये कानून बने रहना चाहिए, तो वो पास कर देंगे। अगर उनको लगेगा कि सही नहीं है तो वो ख़त्म कर देंगे। और पार्लियामेंट को इस ऑर्डिनेंस पर विचार करने के लिए 6 हफ्ते का टाइम मिलता है। तो अगर बोला जाए कि ओवरऑल ऑर्डिनेंस का लाइफ टाइम कितना होता है, 6 महीने 6 वीक। ठीक है, 6 मंथ 6 वीक का टाइम होता है ऑर्डिनेंस का। उसके बाद या तो वो पास करना होता है पार्लियामेंट को या फिर ख़त्म करना होता है। अब आगे है 124 124 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट और रिमूवल की बात करता है, और ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। 143 143 ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट जब चाहें एडवाइस मांग सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं लीगल मैटर्स पर।
फिर आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग की बात करता है और कैग को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। फिर 155 है जो कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट की शक्ति देता है प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 201 वीटो ओवर स्टेट बिल, ये पावर भी इम्पॉर्टेंट है। स्टेट असेंबली में जब कोई बिल लाया जाता है, पास किया जाता है, तो उसमें भी लास्ट की प्रोसीजर यही है कि गवर्नर के पास भेजा जाता है। गवर्नर को फाइनल असेंट अपना देना होता है उस बिल को, गवर्नर उस पर साइन कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है। तो गवर्नर के पास भी ना वहाँ कई सारे ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि वो साइन कर दें और वो बिल कानून बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि वो साइन ना करें। फिर एक और ऑप्शन है गवर्नर के पास कि वो अपने पास रख लें प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, मतलब वो कुछ ना करे उस पर, वो प्रेसिडेंट के पास सीधे भेज दें कि मैं कुछ नहीं इसमें कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट देखेंगे। तो प्रेसिडेंट को ये पावर आर्टिकल 201 में दी गई है। ठीक है, वीटो ओवर स्टेट बिल। फिर है 217 अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना या हटाना, ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को इसमें। फिर आगे आता है आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये है। और आर्टिकल 262 रिवर डिस्प्यूट के लिए जो काउंसिल बनाई जाती है ना, उसके बारे में है। 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में है, इसका गठन भी राष्ट्रपति ही करते हैं। 315 यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में है, ये भी प्रेसिडेंट करते हैं। 324 में इलेक्शन कमीशन है। 326 वोटिंग राइट्स के बारे में है। और आर्टिकल 243 के जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन पहले नहीं था, बाद में इसको पंचायत और नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी वाली चीज़ें जोड़ी गई ना 73rd और 74th अमेंडमेंट में, उस टाइम पर स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन की बात की गई संविधान में। फिर है 361 इम्यूनिटीज़ अवेलेबल टू प्रेसिडेंट। क्या क्या इम्यूनिटी दी गई है प्रेसिडेंट को, इसके बारे में बात की गई है। अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 200। ये मैंने पीछे बात बताई थी ना, गवर्नर रिजर्व्स अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर कोई बिल को रिजर्व कर लेता है खुद असेंट ना देकर। तो वो 200 में बोला गया और 201 में प्रेसिडेंट की पावर दी गई है कि वो जो चाहें उस बिल के साथ कर सकते हैं। ठीक है, फिर 266 जो है 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में है। 267 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में है। आर्टिकल 275 ये इम्पॉर्टेंट है, ये बोलता है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है ये कुछ स्टेट्स को ग्रांट दे सकती है। ठीक है, 279A जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है। 101st अमेंडमेंट के ज़रिए जीएसटी शामिल किया गया ना, इसके बारे में बात करता है। 279A जीएसटी काउंसिल की बात करता है। फिर है आर्टिकल 338, 338A और 338B नेशनल कमीशन फॉर SC, ST और OBC। 338 में नेशनल कमीशन फॉर SC दिया गया है। 338 में नेशनल कमीशन फॉर ST है और 338B में नेशनल कमीशन फॉर BC दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है 239 यूनियन टेरिटरी के बारे में है। 300 आर्टिकल 300 सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स के बारे में है। 300A हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, पहले फंडामेंटल राइट था, बाद में इसको यहाँ ले आए। 370 जम्मू कश्मीर के बारे में है, लेकिन इसको अभी रिपील कर दिया गया। 371 कुछ और स्टेट्स को कुछ स्पेशल कैटेगरी में डालता है। फिर आता है 351 टू प्रमोट। 351 हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने का काम करता है। 368 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की प्रोसीजर बताता है। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पर, इमरजेंसी प्रोविजन। संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी दी गई है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 में और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी नहीं लगी है, नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है और प्रेसिडेंट्स रूल भी बहुत बार लग चुका है और लगता रहता है। नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए 3 आधार हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबेलियन। पहले आर्म्ड रेबेलियन शब्द नहीं था, इसकी जगह पर इंटरनल डिस्टर्बेंस दिया हुआ था और इसी इंटरनल डिस्टर्बेंस का इस्तेमाल करते हुए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। तो ये क्लियर पिक्चर नहीं देता था कि किस तरह की डिस्टर्बेंस, इसीलिए 44वां संशोधन हुआ 1978 में, उसके ज़रिए आर्म्ड रेबेलियन शब्द को डाला गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया गया। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट्स रूल लगता रहता है और एक तरह से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर माना जाता है, ज़्यादातर जिस तरह से इसका गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी मैंने बता दिया, अभी तक नहीं लगा है। फिर कुछ आर्टिकल्स आते हैं इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 355 ये कहता है कि ये यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, और इसी को इंश्योर करने के लिए
इमरजेंसी स्टेट्स में लगाई जा सकती है। आर्टिकल 358 ये अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 19 इससे रिलेटेड है। मतलब आर्टिकल 19 हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसके अबॉलिशन से संबंधित है आर्टिकल 358, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी में हमारे अधिकार भी निलंबित किए जा सकते हैं और इमरजेंसी के टाइम पर हम अपने अधिकारों को वापस पाने के लिए कोर्ट के पास नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो दो आर्टिकल हैं 358, 359, 358, 359, ये दोनों ही हमारे फंडामेंटल राइट के अबॉलिशन की बात करते हैं इमरजेंसी के टाइम पर। तो एक अधिकार हमारा आर्टिकल 19 ऐसा है जो इमरजेंसी लगते ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जब तक इमरजेंसी रहेगी तब तक ये अधिकार हमारा ख़त्म है। बाकी अधिकार 359 के अंदर आते हैं और सारे बाकी के अधिकार अपने आप ख़त्म नहीं होते, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो सारे अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं या फिर कुछ एक दो अधिकारों को, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर भी आर्टिकल 20 और 21 इनको अबॉलिश नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में, क्योंकि 20 क्या है, हमारा जीवन का अधिकार है, तो जीवन का अधिकार नहीं छीन सकता ना। इमरजेंसी लगी है इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी सरकार नागरिकों को मार डाले, ये नहीं हो सकता है ना। फिर है 365, ये कहता है कि कोई भी स्टेट अगर फेल होता है टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन गिवन बाय यूनियन इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा कोई डायरेक्शन दिए गए हैं सभी स्टेट्स को कि सारे स्टेट्स को इस तरह से काम करना है, ये चीज़ करनी है लागू अपने यहाँ पे, और स्टेट ऐसे में फेल हो जाते हैं वो करने में या फिर नहीं करते हैं, तो फिर वहाँ पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, हमारे यहाँ पर 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट है, फिर स्टेट लिस्ट है और एक है कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के जो भी टॉपिक हैं उन पर यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट के टॉपिक पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, कनकरेंट पर ये दोनों बना सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसी कंडीशन भी आती है जब स्टेट लिस्ट के टॉपिक पर भी यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट को थोड़ी ज़्यादा पावर दे दी गई है कुछ मामलों में। ये कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 249, अगर राज्यसभा इस तरह का एक रेजोल्यूशन पास कर देता है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि स्टेट लिस्ट के किसी एक मैटर पर पार्लियामेंट काम करे, पार्लियामेंट कानून बनाए, और ये जो रेजोल्यूशन है ये 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, तो ऐसे में स्टेट लिस्ट के किसी टॉपिक पर, किसी मैटर पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। ठीक है, किसके द्वारा पास होना चाहिए, राज्यसभा के द्वारा। तो यहाँ पर राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर दी गई है, और राज्यसभा इसलिए बोला है क्योंकि राज्यसभा क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है वो, और राज्यों की स्टेट लिस्ट से ही कानून बनाना है, तो इसलिए राज्यसभा यहाँ पर महत्व इसको दिया गया है। फिर आर्टिकल 250, नेशनल इमरजेंसी अगर लगाई जाती है तो ऐसे टाइम पर भी स्टेट लिस्ट के किसी मैटर पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। फिर आर्टिकल 252 है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से कि इस टॉपिक पर हमारे लिए आप कानून बना कर दीजिए, तो भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के मैटर पर। और 253 इसमें क्या बोला गया है, अगर पार्लियामेंट को कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट पूरा करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए स्टेट की कंसेंट के बिना भी, मतलब स्टेट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट की परमिशन के बिना भी वो कानून बना सकती है पार्लियामेंट उस मैटर पर, स्टेट लिस्ट के मैटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है ये भी, और हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, देयर वर ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 395 थे। 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, उस समय पर एक प्रियम्बल, 22 पार्ट्स थे संविधान के, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल। अभी ये बढ़कर कितने हो गए हैं, प्रियम्बल अभी भी वही है, प्रियम्बल एक ही होगी, 22 पार्ट से 25 हो गए हैं पार्ट्स, है ना, 3 और बढ़ गए हैं। आर्टिकल्स 395 थे, अभी देखें तो 450 प्लस हो गए हैं, और 8 शेड्यूल थे जो अब बढ़कर 22 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखा था आर्टिकल 19 के अंदर ये अधिकार हमारा आता है कि स्वतंत्र रूप से कहीं भी हम घूम सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस गिवन आर्टिकल हैज़ द राइट टू प्राइवेसी बीन इनकॉर्पोरेटेड एज फंडामेंटल राइट। राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल राइट बताया गया है, तो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है।
Which article of the Indian Constitution states the directive principle of state policy DPSP on promotion of international peace and security? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में हमारा लास्ट DPSP जो है 51 वो बात करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स टू एनी पर्सन? प्रेसिडेंट की जो क्षमादान की शक्ति है वो कहाँ दी गई है? आर्टिकल 72 के तहत दी गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर? पीछे बताया था मैंने, पीएम की ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करें, इसी तरह सीएम की ड्यूटी है कि वो गवर्नर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो ये वाली कौन से आर्टिकल के तहत आती है? आर्टिकल 167 167। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल? प्रेसिडेंट्स रूल किस में दिया गया? 356 में। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द गिवन आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द प्रोविजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जब भी एड और एडवाइस की बात आती है तो आर्टिकल 74 आ जाता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में इसी में बात की गई है। Which of the given article of the Indian Constitution deals with National Commission for Scheduled Caste? SCs के लिए नेशनल कमीशन कौन सा है? आर्टिकल 338 है। 338A STs के लिए नेशनल कमीशन है और 338B ये है बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन। Which of the given article of Indian Constitution the provision of Election Commission is mentioned? इलेक्शन कमीशन का मेंशन किया गया आर्टिकल 324 के तहत। फिर नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 52 है। कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा? ये है आर्टिकल 32। ऑल इंडिया सर्विसेज ये कहाँ मेंशन की गई है? आर्टिकल 312 में। ठीक है, और सिविल सर्वेंट्स को जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड अवेलेबल हैं वो इंश्योर किए गए हैं आर्टिकल 311 के तहत। 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई है, मेंशन किया गया इनको। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द स्टेट बीन एम्पावर्ड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? ये है आर्टिकल 48A के तहत एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए DPSP है ये एक। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो अगर हम देखें सारे ऑप्शन, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में है? 361 में है। प्रमलगेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट, प्रेसिडेंट्स रूल्स किस में है? 356 में है। फिर है सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट अ फ्यू ड्यूरिंग इमरजेंसी। राइट्स के लिए इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश कर दिया जाता है। कौन से दो आर्टिकल्स थे? 358 और 359। 358 19 को अबॉलिश करता है, 359 20 और 21 को छोड़कर बाकी सबको अबॉलिश करता है। तो यही बोला जा रहा है ऑप्शन सी में, तो यही आंसर होगा इसका। और फिर लास्ट वाला जो है UPSC के मेंबर्स का टर्म्स और कंडीशन, तो वो तो 315 में UPSC के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट स्टैंड्स अमेंडेड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या क्या आता है 19 के अंदर? हमने देखा ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल है, असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स ये भी है, टू एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी ये हुआ करता था, अब नहीं है, F के अंदर था ये, 9F के अंदर, अब नहीं है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये भी है। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 32 के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? इट प्रोवाइड्स रेमेडीज टू सिटीजन्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 यही है, अगर हमारा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो हम उसको इम्पोज करवाने के लिए जा सकते हैं, है ना। फिर है इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, फिर है इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो ऑफकोर्स ये फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़ अ रिट पिटिशन अंडर 32 ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले, तो ये भी ठीक है। फोर्थ इसका आंसर होगा प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32 ऑल्सो अप्लाइज टू द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ विच हैज़ नथिंग टू डू विद द फंडामेंटल राइट, तो ये गलत है। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो नहीं है उसको इन्फोर्स करवाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32 अप्लाइज ओनली टू द फंडामेंटल राइट्स एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
और इसी के साथ हमारे ये आर्टिकल्स यहाँ फिनिश होते हैं। आई होप रिविजन हो गया होगा आपका अच्छे से, और बस इसी के साथ एंड करते हैं इसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।